स्वागत है आपका आज का इस वीडियो में। आज डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। तो आप बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर दोस्तों। आज का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का है, जिसका नाम है अध्याय 1 है। इसका नाम कैसे, कब और कहाँ है। तो आप इसको देख सकते हैं दोस्तों, कैसे, कब और कहाँ। ये जो आज हमारा चैप्टर है, ये हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। तो अब देखते हैं दोस्तों, पहला टॉपिक इसका बन रहा है तारीखों क्यों महत्वपूर्ण होती हैं। अतीत में चीज़ों किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद की बात जिक्र करने लगते हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। आपको बता दें दोस्तों, किसी भी राज्य पर कब्जा करने के लिए पहले उसका नक्शा देखना ज़रूरी है। तो कहाँ क्या कैसे है, ये सब कुछ देखना ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से रॉबर्ट क्लाइव को लगता था कि नक्शा बनाने से भारत पर विजय स्थापित करना आसान हो जाएगा नक्शा बनाने से। तो अब आगे देखते, भारत पर अंग्रेज़ों का विजय स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार थे। भारत में विजय स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों को नक्शा तैयार था, उसको जेम्स रेनेल द्वारा नक्शा दे दिया गया था। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जिन्होंने अंग्रेजी शासन का शुरुआत किया था। ये पहली बार 1773 में ये बने थे गवर्नर जनरल। गवर्नर 1773 में बने थे दोस्तों। ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन शुरू होते हैं 1773 से गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का शासन शुरू होता है। और आखिर में वायरस माउंटबेटन के साथ ख़त्म होता है। शुरू होता है गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स से और ख़त्म होता है लॉर्ड माउंटबेटन से। शुरू किससे होता है? 1773 में शुरू हुआ था दोस्तों, जिन्होंने शुरू में वॉरेन हेस्टिंग्स से शुरुआत हुआ था अंग्रेजी शासन का, और ख़त्म हुआ आखिरी वायसरॉय माउंटबेटन के साथ। अब देखते हैं दूसरा टॉपिक क्या है। हम अवधियों को कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखा। किसने लिखा दोस्तों, कब लिखा? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री जेम्स मिल ने लिखा। इसको कितने खंड में विभाजित किया? इसको 3 खंड में विभाजित किया दोस्तों। पहला हिंदू मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। इन तीनों कालखंडों में बांटा था। दोस्तों। पहला हिंदू था, दूसरा मुस्लिम था और तीसरा ब्रिटिश इंडिया यानी अंग्रेज था। अब देखते हैं इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं। इसकी एक वजह है, हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनका सहारे हम उस समय को बांटते हैं। ये अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। देखिए दोस्तों, इतिहास को अलग अलग कालखंडों में बांटा जाता है क्योंकि हम एक दौर से निश्चित नहीं किया जा सकता कि ये इतिहास बनने लायक है। किसी भी चीज़ को इतिहास बनाने से पहले उसको बहुत बार रिसर्च किया जाता है, उसके बाद उसे इतिहास में लिखा जाता है। तो अब देखते हैं दोस्तों, तो पहले इसको डिस्कशन कर लेते हैं।
1817 में स्कॉटलैंड का शासक, जिसको याद रखना है कौन थे, जेम्स मिल थे दोस्तों। इसने क्या किया, तो ये एक बुक लिखे, ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसको याद रखना दोस्तों, ये परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। तो अब देखते हैं टॉपिक तीसरा, मिल। इन्हीं का नाम का एक टॉपिक है, जेम्स मिल के नाम का एक टॉपिक है दोस्तों। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे थे। जेम्स मिल को ऐसा लगता था कि जो एशियाई यानी पूरा एशिया है जो यूरोप से पीछे है। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। ये बात सही है दोस्तों, अंग्रेज़ों के आने से पहले हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का राज्य चलता था। बहुत सारे हिंदू राजाएं थे, बहुत सारे मुस्लिम राजाएं थे। मुसलमान राजाओं में हो जाते हैं अकबर और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मुसलमान तानाशाहों में से थे। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर यानी किसी धर्म के लेकर लड़ाई, जातिगत बंधन यानी किसी जाति से दूसरे जाति से लड़ाई, ये सब बंधन था। अंधविश्वासों का बोलबाला था, अंधविश्वास था उस समय। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत की सभ्यता को राह पर ले जा सकता था। शासन भारत की सभ्यता की राहों पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संसाधनों और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। मिल को लगता था कि भारत के यूरोप शिष्टाचार, कला, संसाधन, कानून लागू किया जाए जिससे कि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। अब देखते हैं दोस्तों, टॉपिक नंबर 4 है, उन्हीं पे है, जेम्स मिल के। इतिहास की धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। इतिहास के धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और उस समय इसका प्रगति चल रहा था दोस्तों। अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन काल, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बंटवारा देखते हैं। आज जो हम पढ़ते हैं दोस्तों, प्राचीन काल जो 6 में पढ़े थे दोस्तों, 7 में पढ़े होंगे, जो मध्यकालीन है जो अब पढ़े हैं दोस्तों, ये आधुनिक कालीन का चर्चा होता है। पश्चिमी आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना गया है। पश्चिम काल में यानी पश्चिम में दोस्तों, पश्चिम काल नहीं, गलती हो गया थोड़ा सा, पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकत के विकास युग माना गया है। अंग्रेज़ों के शासन वाले युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। अब औपनिवेशिक क्या कहलाता है, अब देखते हैं अगले टॉपिक में इसका वर्णन किया हुआ है दोस्तों, औपनिवेशिक क्या कहलाता है। तो अब देखते हैं औपनिवेशिक क्या कहलाता है या किसे कहते हैं। तो पहले देखते हैं दोस्तों इसी को, औपनिवेशिक क्या होता है। जैसे कि हमने बताया दोस्तों, देखिए यहाँ भी दिया हुआ था औपनिवेशिक युग कहते हैं, और यहाँ भी दिया हुआ औपनिवेशिक क्या होता है। अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल यानी भूमि लगान लगाया दोस्तों, उसका खर्चा था, उसको मेंटेन करने के लिए भूमि लगान वसूलना शुरू किया, जिसे राजस्व वसूल भी कहा जाता है। ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्यों, मान्यता और पसंद नापसंद, रीति रिवाज और तौर तरीके में बदलाव आए। ब्रिटिश के कारण दोस्तों आज भी उन्हीं के कारण भारत में भी अंग्रेजी बोला जाता है। उनसे पहले संस्कृत और हिंदी का प्रचलन ज़्यादा था। अब जो है
अंग्रेजी भी बोला जाता है। ये सब उनका बदलाव है। कपड़ा, वेशभूषा, कपड़ा हुआ, जैसे कि बोलचाल, अब उन्हीं के तरह कुछ कुछ बदलाव आए। रीति रिवाज में भी बदलाव आया दोस्तों, तौर तरीके में भी आया, पसंद नापसंद में भी आया, मूल्य मान्यताओं में भी आया। अब देखते हैं दोस्तों, ये तो इसे समझाने का टॉपिक था, ये जो था इसको समझाने का टॉपिक था। अभिरुचि क्या होता है इसको समझाने का टॉपिक था दोस्तों। जब एक देश पर दूसरे देश पर एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है या औपनिवेशिक कहा जाता है। जैसे कि हमने बताया दोस्तों कि ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों के जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आए दोस्तों। सांस्कृतिक बदलाव ये आया कि पहले जो संस्कृत और हिंदी बोलते थे दोस्तों, वो अब अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। भारत में भी अब ज़्यादातर अंग्रेजी का प्रयोग होता है दोस्तों। ये भी अच्छी बात है कि अंग्रेजी का प्रयोग होना भी चाहिए। तो अब देखते हैं दोस्तों अगला टॉपिक जो है इसका अगला टॉपिक है इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन सा स्रोत का इस्तेमाल करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, इतिहासों को लिखने के लिए इतिहासकार कौन सा टॉपिक का इस्तेमाल करते हैं। हम आपको बता दें, इतिहासकार प्रशासन अभिलेखागार तैयार करते हैं। अभिलेख से तैयार करता है दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं। देखते हैं दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ये फास्ट चल रहा पेन आज कुछ मोबाइल पे। अब देखते हैं, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन है। जो पहले अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाया गया था सरकारी रिकॉर्ड्स इत्यादि जो सब हैं, वो इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है इतिहास बनाने के लिए। अंग्रेज़ों को यह लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। महत्वपूर्ण दस्तावेज को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, संग्रहालय और संस्थान भी बनाए गए। अब जैसे जानते होंगे कि दोस्तों, आप जिस राज्य में हैं वहाँ पे भी कुछ अभिलेखागार होगा, जहाँ पर सरकारी दस्तावेज इत्यादि अन्य पुराने पुस्तकें होंगे, अंग्रेजी काल का, ब्रिटिश सरकार का भी पुस्तकें होंगे। ये सबसे इतिहासकार को इतिहास बनाने में सहायता करती है दोस्तों। अब देखते हैं क्या आगे है इसका। ये जो उसी का है, अंग्रेज़ों का विश्वास था कि किसी देश को अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसकी ढंग को जानना जरूरी होता है। किसी देश पर शासन करने के लिए दोस्तों उसका रीति रिवाज है, उसका ढंग कैसा है, वो कैसा सोचता है, वो कैसा करता है, उसी तरह का उसका था दोस्तों कि वो अपना देश पर शासन करने के लिए आया था, तो वो जानना चाहता था कि हमारा ढंग कैसा है, सही तरीक़ा से जाना और उसके बाद राज्य करने में सफल रहा दोस्तों। अब देखते हैं सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए। गांव में राज्य सर्वेक्षण किए गए। गांव में राजस्व यानी खेतों का किया गया। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, भूमि की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों को पता लगाया गया। उससे ये पता लगाया गया दोस्तों इस सर्वेक्षण से, गांव में जाकर वहाँ की मिट्टी कैसी है, मिट्टी की सतह कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है, वहाँ पे कौन सा पौधा अच्छा है, कौन सा खराब है, उस मिट्टी में कौन सा पौधा ज़्यादा अच्छा उगेगा, कौन सा पौधा ज़्यादा खराब उगेगा, कौन सा पौधा नहीं उगेगा। ये सब का जानकारी इकट्ठा किया सर्वेक्षणों को द्वारा। अंग्रेज लोग सर्वेक्षण किए, उसके द्वारा पता किए। अब देखते हैं, जनगणना के लिए भारतीयों यानी भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोग की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पूरा वित्तीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण किए
चाहते थे। जनगणना भी करवाया गया दोस्तों कि कौन से इलाके में, कौन से प्रांत में कितने लोग हैं, उनकी क्या जाति है, कौन से इलाके में वो रहते हैं, वो क्या काम करते हैं, यानी उनका व्यवसाय का पता लगाया गया दोस्तों। उसके बाद वैज्ञानिक, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, वो कैसे रहते हैं वहाँ पे, क्या करते हैं। पुरावित्तीय यानी पिछला जो था उसका सर्वेक्षण किया गया। मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण किया गया। वन को सर्वेक्षण किया गया, यानी वन के बारे में देखा, वन कितने एरिया में फैला हुआ है, वन में कौन से पेड़ हैं, कितने पेड़ हैं, कितने पेड़ तो नहीं, वो अनुमान लगाएं पेड़ का। कई दूसरे यानी बहुत सारे सर्वेक्षण किए गए अंग्रेज़ों के द्वारा। अब देखते हैं अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता चलता। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, यानी जैसे जैसे मशीनीकरण हुआ दोस्तों, मशीन के द्वारा अखबार छपने लगे, बुक्स, कॉपी, ये सब छपाई होने लगी, कॉपी बनने लगे, अखबार छपने लगे जैसे कि दोस्तों। और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस होने लगी। जैसे कि अखबार छपते थे दोस्तों, देश विदेश की खबरें, देश की खबरें, विदेश की खबरें, अन्य जगह की खबरें आती थी उसमें। वो सब की उनका अन्याय देखकर, उनका अत्याचार देखकर जनता में बहस होने लगी अनेक मुद्दों पर। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। जो अखबार में थे दोस्तों, नेताओं और विचारों को समाज सुधारकों ने अखबार में पेपर छपवाने के लिए पेपर में छपवाया। कवियों और उपन्यासकार ने अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। कवि लोग थे, उपन्यासकार लोग थे, जिन्होंने अपने ज्ञान को पेपर के जरिए, किताबों के जरिए, अन्य जरियों से उनका जनता में पहुंचाया और स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए ने उकसाया। उसके बाद अन्य लड़ाइयाँ हुई, उसके बाद देश आज़ाद हुआ। तो अब आगे का चैप्टर देखेंगे दोस्तों कल, यानी चैप्टर नंबर 2 देखेंगे दोस्तों कल। चैप्टर नंबर 2 है जो दोस्तों कल देखेंगे, उसको आज के लिए रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही। तो चैनल को लाइक कर दीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब अभी बहुत कम है दोस्तों, 2-3 सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, तो आप उसे बढ़ाइए क्योंकि हमें मोटिवेशन मिल सके। और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगते हैं इस वीडियो को बनाने में। 20 मिनट की वीडियो के लिए घंटों भर का मेहनत रहता है दोस्तों। नोट्स बनाना, उसके ज़रिए पढ़ाना, ये बहुत भारी काम हो जाता है दोस्तों। आप मेहनत को कदर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बाय बाय दोस्तों, कल मिलते हैं। तो कल के लिए इंतज़ार करिए। बाय बाय, गुड नाइट।